नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आर्टिकल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का सुविचार थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ पंक्तियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल डिस्कशन शुरू करेंगे। और ये डेली हम लोग करेंगे ताकि सुबह सुबह की शुरुआत जो हो वो थोड़े से सही तरीके से हो। दिनकर जी का ये लाइन है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है रश्मिरथी तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। बेहतरीन किताब है कविता की। मुझे तो कविता की उससे सुंदर किताब नहीं मिली कोई। क्या है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। किसके लिए लिखा था इन्होंने? कर्ण के लिए लिखा था। कर्ण के लिए लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है, जब आपका धनुष भी आपका साथ छोड़ दे, रथ भी साथ छोड़ दे, तब भी कोई सीना तान कर खड़ा हो जाता है, तो वही कर्ण होता है। जब आपकी सारी परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी अगर आप डटे हुए हैं तो ही आप महारथी होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। कविता, गीत, संगीत, साहित्य, सिनेमा, ये आपको जिंदा मनुष्य बना के रखता है, तो इन सभी को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सा स्थान देना चाहिए। कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता है, इन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। जो भी आपको पसंद हो, मुझे कविता पढ़ना पसंद है तो उसके लिए मैं समय निकाल लेता हूँ। किताब पढ़ना पसंद है, आप भी कुछ भी पसंद करते हो तो उसके लिए समय जो थोड़ा सा ही सही, 1 घंटा ही सही ज़रूर निकालिए। कभी जीवन में उदासी या बोरियत, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों है भाई? तो भारत का सतत विकास और नेट जीरो महत्वाकांक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा। अगर आपने बीपीएससी का पिछले साल का एक पेपर देखा होगा, मतलब कि पीवाईक्यू मेंस का सॉल्व किया होगा, तो आपको दिखा होगा कि उसमें परमाणु एनर्जी से सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा यूपीएससी का भी अगर आपने पेपर ढंग से देखा होगा तो उसमें भी परमाणु एनर्जी से सवाल पूछे गए हैं। इसलिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यानपूर्वक इसको कवर कीजिए, एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा भी, जिससे क्या हो कि आपको समझ में आए चीज़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तीव्र वृद्धि के साथ जर्मनी और जापान जैसी आर्थिक महाशक्तियों को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। अभी हम दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर हैं अभी बंधुओं हम लोग। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यूएसए नामक देश है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो चीन नामक देश है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो जापान नामक देश है, छोटा सा देश है। चौथे स्थान पर कौन है? तो जर्मनी नामक देश है। 5वें स्थान पर कौन है? तो अपना देश, प्यारा सा भारत देश है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? तो अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो ट्विस्ट आपको पता चल जाएगा। क्या है ट्विस्ट? कि एक चीज़ होती है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी कौन सी है? तो चीन की इकॉनमी दुनिया में सबसे बड़ी है। दूसरे स्थान पर यूएसए की इकॉनमी आती है परचेजिंग पावर पैरिटी के स्थान पर, और तीसरे स्थान पर भारत की इकॉनमी आती है। 2019 यूपीएससी का पेपर, 2019 यूपीएससी पीटी का पेपर परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में सवाल पूछा गया था। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा पीटी के पेपर में। परचेजिंग पावर पैरिटी आखिरकार होता क्या है? अब सबसे पहले सवाल तो यही होना चाहिए था। देखिए सामान्य तौर पर जो है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी को समझिएगा। मान लीजिए 1000 रुपये आपने कहाँ पर लिया? 1000 रुपये लेकर आप यूएस के किसी मार्केट में गए और आप 2 सामान खरीद कर लाए। 1000 रुपये लेकर आप चीन के किसी मार्केट में गए और आप 4 सामान खरीद कर लाए। 1000 रुपये लेकर आप भारत के मार्केट में गए और आप गलती से चले गए कहाँ पर? तो दिल्ली के किसी मार्केट में, सरोजनी नगर या पालिका बाज़ार, या फिर कोई और जो बड़े बड़े मार्केट हैं, या जो जामा मस्जिद के सामने मार्केट है, वहाँ पर 1000 में आप 15 सामान खरीद कर ले आए। वही सामान जो यूएस में उन्होंने 2 खरीदा, वही सामान जो चीन में उन्होंने 4 खरीदा, वही सामान भारत में हमने 15 खरीदे। तो ये क्या दर्शाता है? भले ही आपका $1 हमारा, मतलब कि मान लीजिए 80 रुपया बराबर $1 है, लेकिन ये अर्थशास्त्र में है। हकीकत में जब मैं 80 रुपया मार्केट में लेकर जाता हूँ तो मैं ज़्यादा सामान खरीद पाता हूँ, लेकिन $1 लेकर अगर कोई अमेरिका में जाता है मार्केट में, वो तो कम सामान खरीद पाता है। इसी को क्या कहा है? परचेजिंग पावर पैरिटी। कि ठीक है दुनिया के मुद्राओं की तुलना में आपका मुद्रा कमज़ोर है, लेकिन आपके देश में आपकी मुद्रा की खरीदने की शक्ति कितनी है? इसको क्या कहा है? परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही साधारण शब्दों मैंने समझाने की कोशिश की है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? तो तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन वैसे हम दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? 5वें स्थान पर। लेकिन आने वाले समय में हम जर्मनी जो 4थे स्थान पर है, और जापान जो 5वें स्थान पर है, जापान जो तीसरे स्थान पर है,
है इसको भी हम पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन के ही रहेंगे आज न कल। तो जलवायु चुनौती, अब देखिए हमारी इकॉनमी अगर बदल रही है तो हमारे ऊर्जा की जो निर्भरता है वो भी समाप्त होना चाहिए। आपने किसी को ऐसे देखा है कि गाड़ी चलाने के लिए दूसरे से तेल मांग मांग के लाता हो और ख़ुद को बहुत अमीर बोलता हो? सोचिए एक बार को कि कोई ऐसा आदमी हो कि गाड़ी चलाने के लिए तेल मांग के लाता हो या तेल दूसरे के यहाँ से ख़रीद के लाता हो और ख़ुद को बोलता हो बहुत अमीर, बहुत रईस। तो क्या बोलोगे कि कल को वो तेल देना बंद कर देगा तो सारी फिर बंद हो जाएगी इकॉनमी। तो इसको क्या कहते हैं? निर्भरता। क्या कहा जाता है? निर्भरता। यानी इकॉनमी में हम अभी भी बहुत ज़्यादा किस चीज़ को लेकर निर्भर हैं? तो अपने तेल को लेकर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। किन देशों पर निर्भर हैं भाई? तो हम निर्भर हैं कहाँ पर? तो ये जो अरेबियन कंट्री हैं, ये जो अरब देश हैं, इन पर हमारी निर्भरता जो है वो हद से ज़्यादा है। ऊर्जा की मांग को लेकर आज भी भारत 80% से ज़्यादा निर्भरता रखता है। कहाँ पर? तो तेल जैसी चीज़ों पर और तेल वाले उत्पादक देशों पर। अब ये चीज़ धीरे धीरे हमारी इकॉनमी को परेशान करते हैं। तो हमने इसका काट निकाला कि क्यों ना ऐसा करो कि देश में ऊर्जा का उत्पादन करो। तेल नहीं है तो क्या हुआ? हम परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, हम सोलर एनर्जी का उत्पादन करेंगे, हम विंड एनर्जी का उत्पादन करेंगे, या हम किसी और तरीके की एनर्जी का, हाइड्रोजन एनर्जी की हम बात कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी का उत्पादन करेंगे, लेकिन तेल की कटौती ज़रूर हम करेंगे। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? हम अपनी ऊर्जा निर्भरता को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मानवता के लिए अस्तित्व के संकट में बदल गया है। मानवता के लिए इस खतरे से निपटने के लिए 2045 से 70 की समय सीमा के भीतर शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की अनिवार्यता पर वैश्विक आम सहमति बन गई है। देखिए पूरे दुनिया में ये आम सहमति बन गई है कि 2045 से 2070 के बीच में हमें शुद्ध, देखिए क्या लिखा हुआ? शुद्ध शून्य नेट जीरो। नेट जीरो का तात्पर्य क्या होता है? अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। और ये एग्जाम में पूछा गया है, नेट जीरो का तात्पर्य क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा नेट जीरो का तात्पर्य क्या होता है। देखिए नेट जीरो का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए आपके घर से, ये आपका घर है, आपके घर से 100 किलोग्राम CO2 का उत्पादन हुआ, लेकिन आपने क्या किया हुआ? अपने घर के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं आपने। ये जो 100 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन हुआ वो आस पड़ोस के पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिया गया। तो उनके सोखने से क्या हुआ? उनके सोखने से हुआ कि आपके घर का जो नेट जीरो एमिशन, नेट कार्बन उत्सर्जन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कि हमने भाई कार्बन उत्सर्जन तो किया, कार्बन उत्सर्जन जीरो नहीं हुआ है, अभी नेट कार्बन उत्सर्जन जीरो हो गया, क्योंकि हमने कार्बन उत्सर्जन किया तो उतने पेड़ पौधे और उतने ऐसे स्रोत हैं जो कार्बन को क्या करते हैं? सोख लेते हैं, और हमारा पर्यावरण जो है वो बिल्कुल संतुलित रहता है 100%। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन। ये पूरी दुनिया इस पर आम सहमति बना रही है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ कि शुद्ध शून्य भविष्य की दिशा में इस परिवर्तन के लिए ऊर्जा प्रणाली में बड़े पैमाने बदलाव की आवश्यकता है। आज भी दुनिया का 80% से ज़्यादा जो एनर्जी का स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है आपका कार्बन उत्सर्जन वाला ही स्रोत, यानी कि तेल है, कोयला है, यही सब है, जिसमें नवीन प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और ऊर्जा आपूर्ति और मांग नेटवर्क के व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है। भारत एक बड़े और विकासशील राष्ट्र के रूप में इस शुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देखिए अगर कलेक्टिव रूप से बोले तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का उत्सर्जन कौन करता है? तो USA करता है। दूसरे स्थान पर नाम आता है चीन का। तीसरे स्थान पर नाम आता है भारत का, अगर देश के रूप में लें तो, या अगर संगठन के रूप में लेंगे तो यूरोपियन यूनियन का नाम आता है इन सभी चीज़ों को उत्सर्जन में, गैसों को उत्सर्जन में। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें? इन सब में कटौती करें और अपने देश और दुनिया को स्वच्छ रखने में एक योगदान दें। विशेष रूप से इसका महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में संक्रमण के दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में कई गुना वृद्धि की आवश्यकता होती है। देखिए अमेरिका की आबादी कितनी? 33 करोड़, ठीक है। चीन की आबादी कितनी थी? 142 करोड़, 140 करोड़ के आसपास है। भारत का कितनी? तो 142 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मुख्य रूप से चलिए 143 करोड़ मान लेते हैं। ये 33 करोड़ मिलकर 142 करोड़ से ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं। यानी कि पर पर्सन के हिसाब से अगर हम देखेंगे इन सब गैसों का उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन देखेंगे तो भारत का रैंकिंग बहुत नीचे आते हैं हम। हमारी जितनी आबादी है उसके तुलना में हम पर पर्सन के हिसाब से CO2 वगैरह का उत्सर्जन जो है वो बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने देश का लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है वो इको फ्रेंडली होता है। अब अमेरिका में जितने घर में लोग उतनी गाड़ियाँ होती हैं तो उन सब का उत्सर्जन तो होता ही है। इसके अलावा वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा उपभोक्तावादी संस्कृति है, जिसके कारण से क्या होता है वहाँ पर इन चीज़ों का एमिशन ज़्यादा होता है।
142 करोड़ लोग जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उससे ज़्यादा 33 करोड़ लोग कर लेते, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पर वो लोग उपभोग करते हैं इन चीज़ों का। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हमारे देश में भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे देश जो है वो डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमारे देश में भी पर पर्सन जो उत्सर्जन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारा चीज़ें यहाँ तक सीख लिया होगा आपने। विकास की दुविधा का क्या तात्पर्य है भाई, तो देखिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की तात्कालिकता के साथ साथ विकसित देशों की तुलना में उच्च जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांक HDI को संतुलित करना एक कठिन चुनौती है। देखिए हमें HDI को भी संतुलित करना है। देखिए हमारे साथ कौन कौन सी बाधाएं हैं, हमें डेवलप भी होना है, हमें डेवलप भी करना है भाई, और हमें क्या करना है, कार्बन का भी उत्सर्जन नहीं करना। ये डेवलपिंग नेशन जो आज के हैं इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, अब हमारे करने के समय आए तो बोले जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे प्राप्त करने के लिए अनुमान लगाया कि भारत को प्रति व्यक्ति सालाना 2400 किलोग्राम तेल के समकक्ष की न्यूनतम ऊर्जा खपत बनाए रखनी होगी। यद्यपि ऊर्जा उपभोग दक्षता में सुधार से यह सीमा लगभग में 1400 किलोग्राम तक कम हो सकती है, लेकिन SDG सतत विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की विशाल मांग चौंका देने वाली है। विकसित भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा की मांग लगभग में इतना होगा जिसको मैं पढ़ भी नहीं सकता, टेरावाट घंटे के प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जो वर्तमान ऊर्जा खपत से 4 गुना अधिक है। यानी कि जब विकसित भारत बनाना होगा तो हमें इतना टेरावाट प्रति आवर का एनर्जी चाहिए होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसको, इतना एनर्जी बनाने के लिए कितना कोयला, कितना तेल, कितना गैस, कितना यूरेनियम जलाना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये सब आप तो ध्यान रखना है, कुछ आंकड़े तो ध्यान में रखिएगा ही। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा की अपर्याप्तता, टॉपिक बोरिंग नहीं है, टॉपिक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि चटकारे वाले टॉपिक ना हो, अभी मैं इजराइल इंडिया डिस्कस करता रहूँ दिन भर बैठ के, तो वो थोड़ी ना पूछेगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ, हो सकता है कि बहुत कम चांस है कि उससे सवाल पूछेगा, या पूछेगा भी तो बहुत अलग तरीके से पूछा जाएगा। वो चीज़ दिन भर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। ऐसे ही टॉपिक होते हैं जो आपको साइंस एंड टेक में भी मदद करेंगे, इकोनॉमी में भी मदद करेंगे, ज्योग्राफी में भी मदद करेगा, और करंट अफेयर में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। क्योंकि G20 में भी ये चर्चा में था, G20 में भी ये चीज़ चर्चा में था, नेट जीरो इमिशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारत ने पनबिजली सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना में सराहनीय प्रगति की है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का क्या तात्पर्य होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का तात्पर्य होता है ऐसे एनर्जी के स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे कार्बन एमिशन नहीं होता हो, या जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचता हो। ओके, जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा वो सब क्या होते हैं, तो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। छोटे डैम, हमेशा ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े वाले डैम नहीं शामिल होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे जो डैम होते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में शामिल होते हैं। अगला क्या बोला इन्होंने, अगला बोला है कि देखिए सराहनीय प्रगति की है हमने, परंतु यह स्पष्ट है कि केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता देश को विकसित अर्थव्यवस्था के दायरे में नहीं ला सकता। जब भारत को आप एक डेवलप्ड बनाना होगा तो केवल नवीकरणीय ऊर्जा से आप नहीं कर सकते। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि भले ही हम एक महत्वाकांक्षी परिदृश्य की कल्पना करें, मान ली इन्होंने बोला कि इमेजिन कीजिए कि भारत के जितने एग्रीकल्चर लैंड हैं उन सभी को सोलर पैनल से ढक दिया जाए, तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि भारत में इतना ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्सर्जन हो सके कि भारत को एक डेवलप कंट्री बनाया जा सके। तो ये भी इन्होंने बताया है, परंतु यह भी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा। नवीकरणीय ऊर्जा की इन सीमाओं से स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। और यही आज आपका सवाल है कि परमाणु एनर्जी में वृद्धि करना भारत के पास एक विकल्प नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत है। ये आपको सवाल लिखना है कि परमाणु ऊर्जा जो है ये केवल एक विकल्प नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत है। इसी को लिखने की कोशिश कीजिएगा। परमाणु एनर्जी जो है वो केवल एक विकल्प नहीं है ऊर्जा का, बल्कि आने वाले भारत के लिए एक ज़रूरत का काम करेगा। क्यों? क्योंकि परमाणु एनर्जी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। इफ़िशियंट का तात्पर्य क्या होता है, जैसे 40 टन होता है, शायद एक NCERT में बहुत ही अच्छा कंपेयर करके दिया हुआ है। जितना 40 टन कोयला बिजली उत्पादन करती है उतना 1 किलो यूरेनियम से बिजली उत्पादन हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40 है या 400 टन है। आई थिंक मैं यहाँ पर आंकड़ों में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इफ़िशियंसी का मतलब कि जो परमाणु एनर्जी होता है उसका इफ़िशियंसी हद से ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी एक खामी भी होती है। क्या खामी होती है वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। परमाणु ऊर्जा को अपनाना हमारे क्या है, तो हमारे लिए एक ज़रूरत है, हमारे लिए एक नेसेसिटी है, हमें अपनाना ही पड़ेगा इसको, और हमारे पास कोई चारा है ही नहीं।
सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान होगा, उससे कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। अब मदद ज़रूर मिलेगा हमें, लेकिन उससे कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। भारत को अपने विकास संबंधी आकांक्षाओं, शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा को एक प्रमुख भूमिका दी जानी चाहिए। यह जरूरी है कि भारत उन निराधार आशंकाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करे जो परमाणु ऊर्जा के संबंध में व्याप्त हैं। परमाणु ऊर्जा के जैसे ही आप नाम सुनते होंगे, आपके मन में क्या चलता होगा? हिरोशिमा और नागासाकी, यही तो चलता है ना। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही चलता है, हिरोशिमा और नागासाकी। देखिए ये सब क्या है, ये परमाणु एनर्जी का अलग तरीके से उपयोग किया गया था बम बनाकर। अब एक ही बंदूक है, वो किसके हाथ में होता है? एक सैनिक के हाथ में भी होता है तो वो आपकी रक्षा का काम करता है, और वही गन किसी टेररिस्ट के हाथ में होता है तो वो आपकी लिए मौत का कारण बन जाता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरह से उस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है और कौन उसका उपयोग कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि परमाणु जो होता है वो एनर्जी का अपार संभावना होती है उसमें। तो इसलिए एनर्जी के लिए हम परमाणु को बहुत बृहद स्तर पर उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करके क्या कर सकते हैं? अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह जरूरी है कि भारत उन निराधार आशंकाओं, पूर्वाग्रहों को दूर करे, साथ ही इसके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत नीति और प्रबंधन ढांचा भी निर्मित करे। परमाणु ऊर्जा के पर्याप्त एकीकरण के बिना एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा अप्राप्य बनी रहने की आशंका है। क्या है? तो अप्राप्य, यानी कि प्राप्त करना, विकसित भारत का सपना प्राप्त करना काफ़ी कठिन होगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, किसके द्वारा? तो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये फोटो को ज़रा ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ पर अपने देश में परमाणु संयंत्र है। ध्यानपूर्वक जब मैं देखने को कहता हूँ तो उसका तात्पर्य ये होता है कि आप ये देखिए कि किस एरिया में परमाणु संयंत्र है और कहाँ पर नहीं है। मान लीजिए आपसे बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक परमाणु संयंत्र है, स्टेटमेंट बनाकर आपको दे देगा, तो आप क्या बोलोगे? गलत स्टेटमेंट है, कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में नरोड़ा में है एक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में एक है। रावत भाटा कहाँ पर है? तो ये कोटा के समीप है रावत भाटा, राजस्थान में, वहाँ पर है आपको। उसके बाद से गुजरात में भी है, करकरपुर में। उसके बाद से मिथि वृद्धि गुजरात में 2 हैं। मध्य प्रदेश में भी एक है। तारापुर, ये भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। जैतपुर भी है महाराष्ट्र में 2 हो गए, गुजरात में 2 हो गए, हरियाणा में एक, यूपी में एक, एमपी में एक। उसके बाद से कहाँ पर? कर्नाटक में एक है, केरल में नहीं है। यहाँ पर देखिए कुडनकुलम तमिलनाडु में है, और कौन सा है? कलपक्कम तमिलनाडु में ही है। और कोवाडा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में हरिपुर है, वेस्ट बंगाल में। बाकी उड़ीसा में भी एक भी नहीं है, बिहार में भी एक भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है, झारखंड में भी एक भी नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा चीज़ नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र किन किन राज्यों में नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भी परमाणु ऊर्जा का संयंत्र नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये पूरा क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि इनको बहुत ही अच्छे से स्थापित किया जाता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा भूकंप की संभावनाएं ना हो, ज़्यादा भूकंप ना आती हो और वो सुरक्षित हो। इसीलिए इनको बड़ा ही ज्योग्राफिकल रूप से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कहीं पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करना। तो इसलिए इन सब जगहों पर स्थापित किया गया। इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, एक बार मैप दिमाग में छप जाएगा आपको। ओके, एक विशिष्ट और घरेलू रणनीति की ज़रूरत है भारत को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में एक विशिष्ट और घरेलू रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है जो परमाणु ऊर्जा की अपरिहार्य भूमिका को पहचानती हो। इस रणनीति में 6 महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की सतत विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन की खोज में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। अब देखिए पहला क्या है इसमें रणनीति में, स्वदेशी 700 मेगावाट PHWUR यानी कि स्वदेशी 700 मेगावाट की विद्युत दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर, हेवी वाटर रिएक्टर इस रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण है। हेवी वाटर रिएक्टर, ये अलग अलग रिएक्टर के प्रकार होते हैं। रिएक्टर क्या होता है? एक बड़ा सा मशीन होता है, संयंत्र होता है, सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, जिसमें हम यूरेनियम के द्वारा एनर्जी का उत्पादन करते हैं। ओके, यूरेनियम से एनर्जी का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यूरेनियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव स्रोत होता है। रेडियो एक्टिव का क्या तात्पर्य होता है? ऐसी चीज़ जिनको अगर आप रख देंगे कहीं पर भी तो उनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। उन्हीं को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व अगर आपके घर में रख दिया जाए एक छोटा सा यूरेनियम का टुकड़ा, तो थोड़ी देर में आपका पूरा घर जो है वो गर्म हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य होता है कि उससे अपने आप ही हीट निकलती रहती है, एनर्जी निकलती रहती है, रेडिएशन निकलती रहती है। और इसी रेडिएशन का हम हीट का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो बॉयलर को गर्म करने के लिए करते हैं, और उसके बाद से क्या होता है? एनर्जी हम वहाँ से बना लेते हैं। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है।
पहले से ही व्यावसायिक परिचालन में है ये, जो इसकी विश्वसनीयता और दक्षता को प्रदर्शित करती है। ये जो हमारे पास हेवी वाटर भारी पानी रिएक्टर है वो। अगला क्या है, बेस लोड विद्युत क्षमता का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त 15 ऐसी इकाई वर्तमान में फ्लीट मोड में निर्माणाधीन है। 15 और हम ऐसी इकाई बना रहे हैं जिससे आने वाले समय में हम बिजली का उत्पादन करेंगे। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ साथ कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू की भागीदारी के साथ इस तकनीक को अपनाना और कार्यान्वयन के लिए अधिक रिएक्टर शुरू करना आवश्यक है। अभी मतलब कि आवश्यकता है हमारी कि बहुत सारे रिएक्टरों को हम शुरू करें। अब रिएक्टर से ही एक चीज़ मुझे याद में आया, मैं आपको पूछता हूँ, बताइएगा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? एक वेब सीरीज आई थी सोनी लिव पर, आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उसका नाम था रॉकेट बॉयज़ था। इसका 2 सीरीज़ में आया है, 2 पार्ट में आया है। ज़रूर देखिएगा जब भी फुर्सत मिले, तो भारत का डेवलपमेंट की कहानी आपको पता चलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्वदेशी तकनीक मॉड्यूलर रिएक्टर है दूसरे चरण में कोयला संयंत्रों को बदलने के लिए स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास शामिल है। कोयला संयंत्रों के आने वाले दशकों में सेवानिवृत्त होने की संभावना है और उसकी जगह पर कौन सा लगाया जाएगा? तो स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को लगाया जाएगा। SMR इनको नाम दिया जाता है, इनको लगाया जाएगा। कोयला संयंत्रों का स्थान पर इन्हीं को लगाया जाएगा। बहुत बड़े बड़े NTPC का आप देखते हैं उसमें कोयला का उपयोग होता है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को लगाया जाएगा। बड़े दबाव युक्त जल रिएक्टर से स्पष्ट है कि ऐसी इकाइयों का आयात करने से बिजली उत्पादन अप्रभावी हो सकता है। देश में कोयला संयंत्रों के सबसे बड़े नियंत्रक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के साथ सहयोग करना एक स्वाभाविक कदम होगा। NTPC के साथ हम सहयोग कर रहे हैं कि कोयला रिएक्टर जो है उसको हटाकर स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को स्थापित किया जाए और इसी से ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए इस पहल में अधिक औद्योगिक भागीदारों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण होगा और शामिल करने की भारत सरकार कोशिश भी कर रही है। ऊर्जा गहन उद्योग के लिए कैप्टिव इकाइयाँ। ऊर्जा गहन उद्योग का तात्पर्य ऐसे उद्योग से होता है जिनमें एनर्जी का खपत बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कौन सा हो गया? तो जैसे स्टील का जो उद्योग होता है, यहाँ पर एनर्जी का बहुत ज़्यादा खपत होता है। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर एनर्जी का खपत हद से ज़्यादा होता है। हम ऐसे पावर प्लांट स्थापित करेंगे जो क्या करेंगे विशेष रूप से, अब एक ही पावर प्लांट से शहरों को भी बिजली सप्लाई की जाती है और उद्योगों को भी की जाती है। इमरजेंसी में शहरों का बिजली तो काट दिया जाता है लेकिन उद्योगों का चलता ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इकाई, हम 220 मेगावाट के छोटे छोटे इकाई स्थापित करेंगे जो धातु, रसायन और उर्वरक जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों को बिजली और हाइड्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। ये क्या करेंगे? तो ऊर्जा गहन वाले उद्योग जो हैं उनको बिजली देंगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जिसको कहा जाता है, BARC जिसको कहा जाता है, द्वारा विकसित उन्नत भारी जल रिएक्टर 300 और भी एक प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने के बाद इस संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, BARC जिसको कहा जाता है, इसकी भी कहानी आपको रॉकेट बॉयज़ में मिल जाएगा। BARC की स्थापना कैसे की गई थी वगैरह वगैरह। तो ये BARC क्या कर रही है? छोटे छोटे रिएक्टर बना रही, जो क्या करेगी, ऐसे रिएक्टर को लगाकर हम बिजली उत्पादन करने के ऐसे संयंत्र बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगों के लिए काम करेंगे। इससे क्या होगा कि उद्योगों के बिजली खपत में उद्योगों के लिए बिजली कटौती कभी भी नहीं होगी और इससे उद्योग हमारे निरंतर चलते रहेंगे और शहरों को जो बिजली सप्लाई होता है या जो सिविलियन को बिजली सप्लाई होता है वो भी अपना अच्छे से चलता रहेगा। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उच्च तापमान रिएक्टर एक बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, H2 के उत्पादन के लिए चौथे चरण का लक्ष्य रखा गया है उच्च तापमान वाले रिएक्टर विकसित करना जो इलेक्ट्रोलाइसिस पर निर्भर हुए बिना, क्या बोला गया है, हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा होता है? सबसे जो प्रचलित तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, H2O में से हम क्या करते हैं, H2 को अलग कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा H2 को अलग कर लेते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस पर निर्भर हुए बिना सीधे हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अधिक लागत प्रभावी हरित हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकता है और कम दाम पर हम बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए ये चौथा चरण डेवलप किया गया भारत सरकार के द्वारा। ओके, थोरियम ऊर्जा का दोहन। अब थोरियम को लेकर बहुत ज़्यादा भारत में बातचीत होती है। ये अपने केरला के तट पर बहुत सारा पाया जाता है और ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थोरियम ऊर्जा क्षमता का दोहन। भारत में थोरियम ऊर्जा के पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारत के पास दुनिया के केवल 2% यूरेनियम भंडार है। इसके विपरीत भारत में विश्व का 25% थोरियम है। देखिए यूरेनियम तो हमारे पास 2% ही है दुनिया का, लेकिन 25% हमारे पास क्या है, तो थोरियम है और इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, थोरियम रिएक्टर बनाने वाले दुनिया के पहले देश हैं हम, जिसने थोरियम का रिएक्टर बनाया और उसका उपयोग किया। इसका उपयोग करके हम बिजली का उत्पादन अपने देश में कर सकते हैं।
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। थोरियम भारत की ऊर्जा को सुरक्षा बढ़ते हुए दीर्घकालिक टिकाऊ ऊर्जा प्रदान कर सकता है। कौन सा चीज़ प्रदान कर सकता है? तो थोरियम हमारे लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि हम इससे एनर्जी का खूब सारा उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रौद्योगिकी दुनिया भर में प्रचलित हो रही है तो उसको भी हम लेकर क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ अपना सकते हैं। भावी रणनीति क्या है? 2070 तक ये इतना टेरावाट की वार्षिक ऊर्जा खपत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को लगभग में 4.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के अनुरूप अपने ऊर्जा मिश्रण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में परमाणु ऊर्जा उत्पादन वृद्धि करनी पड़ेगी। भारत को पर वर्ष 4.8% के कंपाउंड जो रेशियो होता है उससे वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके हम 2070 तक जो हमने लक्ष्य रखा है, इतना टेरावाट प्रति घंटे का लक्ष्य रखा है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, परमाणु ऊर्जा को अपनाने में अब चुनौती कौन कौन सी हैं? तो आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये बताइएगा परमाणु ऊर्जा को अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे चुनौती, और फिर आप उसको चारों तरफ से पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट लिखने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उच्च पूंजी लागत इसमें हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जहां खर्च बढ़कर 9 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जिसके कारण अंततः परियोजना को छोड़ना पड़ गया। वीसी कैरोलिन ग्रीष्मकालीन परमाणु परियोजना था, जिसको दक्षिण का था ये, और इसको छोड़ना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इसका खपत बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी पैसा खूब लगता है इसमें शुरुआत में। अपर्याप्त परमाणु स्थापित क्षमता 2008 है परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रारंभिक अनुमानों में 2050 तक भारत में 650 गीगावाट परमाणु क्षमता होने की कल्पना की गई थी। वर्तमान स्थापित क्षमता केवल 6.78 गीगावाट है, और जबकि 2050 तक हमने क्या लक्ष्य रखा था? 650 गीगावाट का। तो ये भी हमारे पास है कि भाई इसमें भी दिक्कत हो रहा है। यह अनुमान भारत अमेरिकी समझौते के बाद प्रकाशित हुआ था। यद्यपि यह असैन्य परमाणु समझौता अपने समापन के 13 साल बाद भी साकार नहीं हो सका है। याद कीजिए इंडिया और यूएस का परमाणु डील जो हुआ था, याद कीजिए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट गिरने वाली थी, तो उसके बाद ये अनुमान लगाया गया था कि भारत में परमाणु ऊर्जा का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, लेकिन हो नहीं पाया। सार्वजनिक फंडिंग की कमी है, अभी भी भारत में सार्वजनिक फंडिंग नहीं के बराबर में है। भूमि अधिग्रहण के बहुत ज़्यादा मुद्दे रहते हैं। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे इसलिए रहते हैं क्योंकि लोग इसका विरोध करते हैं कि हम अपने यहाँ नहीं बनाने देंगे। तमिलनाडु में कुडनकुलम और आंध्र प्रदेश में कोवड्डा जैसे एनपीपी को भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं के कारण कई देरी का सामना करना पड़ा था। जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन परमाणु रिएक्टर दुर्घटना के खतरे को बढ़ा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? 2011 में जापान में एक सुनामी आई थी, और सुनामी के बाद वहाँ का जो परमाणु रिएक्टर था उसके कारण से बहुत ज़्यादा त्रासदी हो गई थी। परमाणु रिएक्टर के इतिहास में वो चेरनोबिल के बाद कौन सा नाम आता है? तो जापान का 2011 का जो परमाणु दुर्घटना था उसका बड़ा ही नाम आता है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला कौन सा दिया हुआ है? परमाणु अपशिष्ट संबंधी चिंताएं भी होती हैं कि जो उस संयंत्र से अपशिष्ट निकलेगा उसका कैसे निपटान किया जाएगा। और ये परमाणु कचरे जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, रेडिएशन फैला सकते हैं, मानव आबादी, जानवर और पेड़ पौधे, मिट्टी, जल सभी चीज़ों को प्रदूषित कर सकते हैं। इसलिए इससे निपटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना उतना आसान नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? परमाणु बिजली के लिए सब्सिडी भी दी गई है। परमाणु बिजली को बाजार प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारत सरकार परमाणु ऊर्जा निगम के माध्यम सभी परमाणु संयंत्रों का संचालन करती है, जो पर्याप्त सब्सिडी देने की आवश्यकता है। जबकि परमाणु ऊर्जा की लागत लगभग 15 रुपये प्रति यूनिट हो सकती है, और ऊर्जा के लिए हाल ही में कम बोलियां 2.14 रुपये प्रति यूनिट जितनी कम रही है। तो यानी कि सब्सिडी इस लागत असमानता को पाटने में मदद कर सकती है। भारत सरकार कुछ सब्सिडी भी दे सकती है। लागत बहुत ही ज़्यादा है किसमें? तो परमाणु एनर्जी में, लेकिन हमारे पास इसका और कोई विकल्प भी नहीं है अभी मौजूदा विश्व में। तो हाइड्रोजन एनर्जी जो है इसको भविष्य का क्या कहा जाता था? भविष्य का एनर्जी कहा जाता था, लेकिन अब वो भविष्य आ गया है। अब हाइड्रोजन एनर्जी को धीरे धीरे आप बढ़ते हुए देखेंगे। पी प्रोजेक्ट मुद्दे का समाधान। सरकार को परमाणु ऊर्जा के विकास में बाधा डालने वाले पी प्रोजेक्ट मुद्दे को हल करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। इन मुद्दों में नई साइट के लिए भूमि अधिग्रहण, विभिन्न मंत्रालय विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी वगैरह को भारत सरकार को आसान बनाना पड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम बनाना पड़ेगा। सुरक्षा संवर्धन को भी मजबूत करना पड़ेगा कि परमाणु दुर्घटना वगैरह का डर लोगों के मन में ना हो।
इसी से क्या होगा, स्थापित करने में भी मदद मिलेगा। तकनीकी प्रगति भी हासिल करनी पड़ेगी। जहाँ दुनिया में फ्रांस और अमेरिका जैसे देश हैं वो परमाणु एनर्जी से ही मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्ट बनाते हैं, वहीं भारत जैसे जो देश हैं वो इसमें अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो ये कुछ आपको क्या है समाधान दिखाया है मैंने, चुनौती से निपटने के लिए कदम। यहाँ पर आपको चुनौतियाँ बताई है और आपको डेटा सहित मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि परमाणु एनर्जी जो है ये विकल्प नहीं है, ये ज़रूरत है, हमारा विकल्प नहीं है, ये पूरा का पूरा ज़रूरत बन गया है भारत का। भारत को इसे अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, एक विकसित देश बनना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। ओके, तो ये आज का आर्टिकल डिस्कशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसको मैंने बता दिया है। एक सवाल भी दे दिया था कि भारत का परमाणु ऊर्जा जो है ये न केवल एक विकल्प है बल्कि भारत की ज़रूरत बन गया है। ओके, इसको स्पष्ट करना है आपको। 200 शब्दों में लिखिए, 250 में लिखिए, नहीं मुझे मतलब आप 150 में लिखिए, 100 में लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।